नमस्कार जोहार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपका हिंदी ए का जो पेपर है, मॉडल पेपर जैक के द्वारा जारी किया हुआ, उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, उन 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं इसमें इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए जो आपके 30 क्वेश्चन है उनमें जो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो आपका एक अपठित गद्यांश से होगा। इसमें देखिए एक गद्यांश दिया हुआ है, आप इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा। राइट, जो क्वेश्चन रहेगा वो अपठित, मतलब कि ये गद्यांश जो ये पैसेज रहेगा ये आपकी किताब से नहीं रहेगा। राइट, एक क्वेश्चन एक पैसेज आपका आपकी किताब से रहेगा और एक आपकी किताब से नहीं रहेगा, बाहर से कोई पैसेज दे देगा और उससे कोई क्वेश्चन पूछेगा। तो पहला शुरुआत वहीं से कर रहा है, अपठित गद्यांश से। आप इसको पढ़ लीजिएगा डियर, मैं इसके आंसर्स को, चलिए देखिए पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, इसके आंसर को मैं बताने वाला हूं, मैंने इसको रीड कर लिया है। राइट, तो देखते हैं इसका जो क्वेश्चन है आपका, देखिए यहां तक भी है। पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए कह रहा है कि नकारात्मक और निराशाजनक जीवन, नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है ना। तो धैर्य, विश्वास और आशा, धैर्य, विश्वास और आशा जो है वो आपका नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी है। ये इसका सही आंसर होगा जो कि आपको उस पैसेज में पढ़ने पे मिल जाएगा। अगला दूसरा जो क्वेश्चन है कि धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है। जो धैर्य और महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है, तो देखिए क्या सुझाव दिया गया है कि ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। राइट, ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, ये वाला इसका सही आंसर है। इसको आप पढ़िएगा तो वहां से आपको ये आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे। 3 नंबर, लोगों को कैसा देखना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन है आपका। 3 नंबर यहाँ पे टाइप नहीं है, तो 3 नंबर में आपका है लोगों को कैसे देखना चाहिए, तो उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से। राइट, उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से लोगों को हमें देखना चाहिए। ये हमें जो आंसर करना है वो हमारा जो पैसेज, जो टेक्स्ट दिया हुआ है उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही हमें करना है। उस पैसेज, उस जो है गद्यांश के माध्यम से ही जो उसमें लिखा हुआ उसके हिसाब से ही आंसर करना है। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है। राइट, तो जो आपका कांटों के बीच फूलों को पालने की बात करी गई है वही आपका चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है। तो आंसर होगा कांटों के बीच फूलों को पालना। अगला जो क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपर्युक्त शीर्षक का चुनाव करें। राइट, तो ये जो आपका उपर्युक्त शीर्षक क्या बन सकता है, देखिए जो सकारात्मकता के बारे में इसमें बताया गया है, सकारात्मकता का मार्ग आपका बेहतर शीर्षक हो सकता है आशा और विश्वास। राइट, इस पूरे पैसेज में इसी के बारे में बताया गया है, तो ये सबसे बेहतर और अच्छा शीर्षक रह सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला है, देखिए अब की बार पद्य दिया हुआ है। पद्य मतलब जो कविता है उसकी कुछ लाइनें दी हुई हैं। तो यहाँ से इस कविता को पढ़ लीजिए कि वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहां भी धार सिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं का पकड़ निचोड़ो, और चढ़ तुंग शैल शिखरों पर सोम पियो रे, और योगियों नहीं विजयी के सदृश जियो रे। तो इस कविता के आधार पर ही आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन में कवि भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहता है जो कैसा होना चाहिए, योगियों जैसा नहीं पराक्रमी वीरों जैसा होना चाहिए। कैसा, योगियों की तरह नहीं पराक्रमी वीरों की तरह होना चाहिए। देखिए लास्ट लाइन में ही आपको इसका जो फील है आपको मिल जाएगा, योगियों नहीं विजयी के सदृश जियो। राइट, तो इसका आंसर यही मिल जाएगा। फिलहाल आप उसको पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ा हुआ है और आपको बता रहे हैं कि कैसा होगा, आप बैक करके उसको देख लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा। पद्यांश जो है उसमें किसे सोम कहा गया, सोम जो है जो आपका जो होती है धार। राइट, तो सोम को, धार को जो है सोम कहा गया है। राइट, धार। अगला क्वेश्चन है योगियों योगियों नहीं विजयी के सदृश जियो रे का क्या संदेश है, क्या मैसेज है। तो देखिए जो 8 नंबर है उसमें समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला मैसेज है। समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला जो मैसेज है वो आपका ये लाइन बताती है। अगला क्वेश्चन है इस पद्यांश में कैसे जीवन को सराहा गया है। राइट,
तो कैसा जीवन को सराहा गया है? विजयी जीवन को, योगी वाले नहीं, वैरागी नहीं, कायर नहीं, विजयी जीवन को सराहा गया है, यानी उसकी प्रशंसा की गई है। इस कविता का मूल स्वर क्या है, मूल भाव क्या है? तो हमको ये बताना है, भक्ति है, प्रकृति है, प्रेम है, आह्वान है, क्या है? तो ये आह्वान है, आह्वान किया जा रहा है इस कविता के माध्यम से, राइट। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। 11 नंबर में देखिए, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? 11 नंबर, मतलब ऐसी क्रिया जिसमें कर्म ना आ रहा हो, राइट, अकर्मक। और जिस जो कर्म के साथ होती है उसको सकर्मक बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें कर्म नहीं है? और तो यहाँ पे देखिए, मोहन सो रहा है, राइट, मोहन सो रहा है, ये आपका जो है आकर्मक क्रिया है, राइट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण, मतलब जो क्रिया के साथ में है। अगला जो ये है, इसमें देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीता खाना खाती है, राइट, रीता खाना खाती है, ये सकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, जलद का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? जलद जो होता है वो आपका बादल का पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची को ही अनेकार्थी शब्द भी बोलते हैं। दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है डियर? ये बताइए, ये होता है आपका समास। दो पदों या शब्दों के मेल से क्या बनता है? समास बनता है, राइट। अगला है, यथासंभव में कौन सा समास है? तो इसमें जो आंसर होगा वो अव्ययी भाव समास है, राइट। अगला जो क्वेश्चन है, नीला है जो कमल, यानी नील कमल किस समास का विग्रह है? ये आपको बताना है कि नीला है जो कमल अर्थात नील कमल, ये किस समास का विग्रह है? 16 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो कर्मधारय समास का ये आपका विग्रह दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, इस रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है आपको। ये कैसा सेंटेंस है, कैसा वाक्य है वो बताना है। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, ये मिश्र वाक्य है, राइट। कैसा वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन है 18, जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वहां कौन सा वाच्य होता है? वॉइस बतानी है आपको, तो वहां होता है जहां कर्म को प्रधानता, तो वो कर्मवाच्य हो जाएगा, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। अगला है, बालक चांद डैश देख रहा है, राइट, बालक चांद डैश देख रहा है, तो क्या देख रहा है? बालक चांद की ओर देख रहा है। आंसर यहाँ क्या भराएगा? की ओर, बालक चांद की ओर देख रहा है, पूरा सेंटेंस कंप्लीट होगा। बालक चांद क्या देख रहा है? ये सब बिल्कुल फिट नहीं बैठेगा। बालक चांद क्यों देख रहा है? नहीं बैठेगा। बालक चांद कैसे देख रहा है? ये भी नहीं बैठेगा। सबसे सटीक जो बैठेगा, बालक चांद की ओर देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है? समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है, राइट। तो ये आंसर हो जाएगा इसका अथवा। जो अथवा है वो आपका समुच्चय बोधक शब्द का समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। अगला है देखिए, प्रस्तुत गद्यांश, फिर एक आपको गद्यांश दिया जाएगा, इसको ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही आंसर का चयन करना है। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। पुरैन मतलब ये होता है जो पानी के अंदर जो कमल होता है, कमल का पत्ता। ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताकव लागी, और प्रीत नदी में पाऊं न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। देखिए, सूरदास की कविता की खास पहचान है कि उनमें सूर या ज्यादातर चांस है कि सा से स्टार्टिंग होता है, या वो अपने नाम को इसमें इंक्लूड ही कर देते हैं। तो ये रचना हमको पता चल गई कि ये सूरदास की ही रचना है। अगला देखिए, इस पद के रचयिता, क्वेश्चन नंबर 21, तो साफ साफ दिख रहा है आपको, मैंने बता ही दिया कि ये किसकी रचना है? सूरदास की। अगला जो है, गोपियां किसकी अनन्य भक्त हैं? तो ये सबको पता होगा कि श्री कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त हैं। पुरैन पात का मतलब भी मैंने बताया कि इसका मतलब कमल का जो पत्ता होता है वो होता है। 23 नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 24 का जो देखिए है, क्या कह रहा है? गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो कमल का पत्ता का जिक्र हुआ है, तो वहां पे साफ देख सकते हैं कि कमल के पत्ते और तेल के मटके से की हुई है, राइट। जैसे तेल के मटके में पानी चिपकता नहीं है वैसे ही, और जैसे कमल जो है पानी में रहता है फिर भी, उससे जो है आपकी तुलना करी हुई है गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए उत्तर दीजिए। ये आई थिंक आपके बाल गोविंद भगत की जो
है वहां से लिया गया है बाल गोविंद भगत से। तो देखिए ये आपका पैसेज है ये, यानी कि ये पठित वाला पैसेज जो आपने ये पैसेज पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से देखिए इसको पढ़ लीजिएगा। और इसका जो आपका है 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बेटे को मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। ये बाल गोविंद भगत का जो पैसेज है उसका पहला क्वेश्चन है कि बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा कि वो गाना गा रहे थे। आंसर सही हो जाएगा गा रहे थे। अगला क्वेश्चन है भगत जी का बेटा कैसा था, राइट। तो इसमें देखिए साफ ही कहीं लिखा है कि उनका बेटा कैसा था, सुस्त और बोदा था। बोदा का जिक्र देखिए यहाँ पे जैसे आप पढ़िएगा, इकलौता था वह सुस्त और बोदा था। यहाँ पे देखिए वह सुस्त और बोदा था। इसका आंसर जैसे आप पढ़िएगा सब आपको पता चल जाएगा। भगत जी की पतोहू कैसी थी, यहाँ पे आगे देखिए आदमियों की नजर निगरानी मोहब्बत ज्यादा, उन्हें पतोहू बड़ी सुभग और सुशील मिली थी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो कि क्या कर रही थी, घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, राइट। तो यहाँ से क्या सही आंसर हो जाएगा, उसकी पतोहू कैसी थी, तो घर का पूरा प्रबंध करने वाली थी। घर का पूरा प्रबंध करने वाली थी। यहाँ प्रबंध का ही जिक्र है, ये देखिए घर की पूरी प्रबंधिका, तो प्रबंध का जिक्र है इसलिए हम लोग आंसर घर का पूरा प्रबंध करने वाली लिखेंगे। बोधा का मतलब क्या होता है, बोधा का मतलब होता है मंद बुद्धि, राइट डियर। अगला क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करना है। तो 29, सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ले ली थी। तो भोलानाथ ने जो है माता के आंचल में शरण ले ली थी सांप से डर करके, राइट। और लास्ट क्वेश्चन है कि जॉर्ज पंचम की नाक है लिखा हुआ है, में किस पर व्यंग किया गया है। जॉर्ज पंचम की नाक इसमें किस पर व्यंग किया गया है। तो ये जो है आपका सरकारी जो तंत्र है उस पर व्यंग किया गया है, जॉर्ज पंचम की नाक पर, राइट। तो इस तरह से डियर आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो गए हिंदी के, राइट। ठीक है डियर, जल्दी ही मिलेंगे कुछ नए मॉडल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद बच्चों।